Welcome back, student. So in this lecture, we are going to understand about joint stock company. Okay, so let's start it. A company is an association of person formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its member. जो कंपनी होता है, ठीक है, जो कंपनी है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बहुत सारे पर्सन से मिलकर के कंपनी फॉर्म होती है, फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। एंड इसका जो होता है लीगल स्टेटस होता है, और ये जो है अपने मेंबर से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मेंबर्स अलग और कंपनी अलग, दोनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 1956। आप लोगों के बुक में क्या है 1956 लिखा हुआ है, बट ये जो कंपनीज एक्ट है ये क्या है, चेंज हो गया है। नाउ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 ये हो चुका है, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर इट, दिस इज़ नॉट अ कंपनीज एक्ट 1956, this is the Companies Act 2013. A company can be described as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. ये जितने भी हैं artificial person, separate legal entity, perpetual succession and a common seal, we are discussed later in the features. Okay, in the features of the company. द शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, दैट्स दीज आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। और ये कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ अ चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ मैनेजिंग मतलब जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनको कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी कंट्रोलेशन होता है, बट इनडायरेक्टली कंट्रोलेशन होता है हमारी कंपनी में। द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉलर पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज शेयर्स। ठीक है, जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉलर अमाउंट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है शेयर्स। एंड विच कैन बी ट्रांसफर फ्रीली। जो शेयर्स होते हैं इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू दी अनदर पर्सन, एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें जो है ये शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। अब नीचे इसकी प्रोफेशन हैनी के नाम से एक डेफिनेशन दी हुई है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। भाई वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, बहुत सारे पर्सन मिलकर कंपनी फॉर्म करते हैं, किस कॉमन पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। भाई कैपिटल को डिवाइड करते हैं किस में, ट्रांसफरेबल शेयर्स में। द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ अ मेंबरशिप। और जिसकी जो ओनरशिप होती है वो डिपेंड करती है मेंबरशिप की कंडीशन में भी, कितना मेंबर कितना कैपिटल लेकर के आता है, उसके हिसाब से उसकी मेंबरशिप डिसाइड होती है। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज क्रिएशन ऑफ लॉ। ठीक है, कंपनी जो क्रिएट होती है अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें कंपनी का फॉर्म करते हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर्स। और ये कंटिन्यूएशन में रहती है लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करती है फ्रॉम इट्स मेंबर। लाइक नेचुरल पर्सन, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। जैसे हम नेचुरल पर्सन की तरह हम कोई भी चीज़ को ओन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, खरीदते हैं, ऐसे कंपनी भी ओन करती है प्रॉपर्टीज़ को। इनका डेब्ट्स उधार भी लेती है, बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर होती है, स्यू एंड बी स्यू, बट अनलाइक देम इट कैन नॉट बी ब्रीथ, ईट, रन, टॉक एंड सो ऑन। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्योंकि ना तो यहाँ पे सांस लेती है, ना खाना खाती है, ना बातचीत करती है, कुछ भी नहीं करती, लेकिन नेचुरल पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होती है, पैसा उधार लेती है, लोन्स लेती है, लेकिन दे कांट बी ब्रीथ, ईट, रन और टॉक। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल
person. After the separate legal entity from the day of its incorporation. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जिस दिन से कंपनी फॉर्म हो गई. अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी. जैसे ही कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हमारी कंपनी बनी तो उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो कि कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं. इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ऑनर. भाई मेंबर्स के जो एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज़ होंगे, वो अलग होएगी, किससे? कंपनी से बिल्कुल अलग होती हैं. द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम. इसलिए हमारे लॉज में लिखा हुआ नहीं है कि भाई कंपनी और मेंबर दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों के अलग अलग लीगल आइडेंटिटी होती है. आफ्टर द फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन हम कंपनी के फॉर्मेशन में क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको कंपनी को फॉर्म करते टाइम फॉलो करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, इसलिए जो ये होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. एक्सपेंसिव ऑल्सो, महंगा होता है. एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस भी होता है. इट इन्वॉल्व अ प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं. एंड कंप्लाइंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करना पड़ता है. बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शन, बिफोर इसका फंक्शन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हमें पूरा करना पड़ता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज़ कंपल्सरी एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, हमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन. अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द लॉ कैन ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ. अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे तो जैसे इसका बंद करने का जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको एंड करना पड़ेगा. इट कैन ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कम्प्लीटेड. ये तभी बंद होएगी जब इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है वाइंडिंग अप करने का कंपनी को, तभी क्या होगा, कंपनी एक तरीके से बंद हो पाएगी जब वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होएगा. मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो. ठीक है, मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट द कंपनी कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट. भाई इसमें कोई भी मेंबर आए या कोई भी मेंबर छोड़ के जाए उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी हमेशा एग्जिस्ट रहेगी. अब होता है कंट्रोल. The management and control of the affairs of the company is undertaken by the board of directors, which appoints the top management official for running the business. भाई जितना पूरा मैनेजमेंट होता है, कंट्रोलेशन होता है कंपनी का, कौन देखते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं. विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस. हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं जो हमारे पूरे कंपनी को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. द डायरेक्टर होल्ड अ पोजीशन ऑफ इमिनेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी. जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए भी. हमारे मैनेजिंग से प्रॉब्लम जो भी होगी, कंट्रोलेशन से हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी कंपनी में, वो सब के सब कौन देखते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसलिए हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहेंगे. अगर हमारी कंपनी में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, so they are accountable to the shareholders in that case. Okay, the shareholders however do not have the right to involve in the day-to-day running of the business. लेकिन हमारे शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है कि हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी में जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उनका कोई रोल प्ले नहीं होता है. किसका? शेयर होल्डर्स का. आफ्टर दैट लायबिलिटी. The liability of the member is limited to the extent of the capital contributed by them in a कंपनी. जो लायबिलिटीज़ होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, जितनी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी रहेगी. द क्रेडिटर्स कैन यूज़ ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर एम सिंस इट इज़ अ कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स एंड दैट ओज अ डेप्ट. इसलिए इनके जो भी मेंबर्स के जो पर्सनल एसेट्स रहेंगे वो लायबल नहीं रहेंगे. उसको जो भी कंपनी का जो डेप्ट रहता है, उधार रहता है, तो मेंबर्स के पर्सनल एसेट उस डेप्ट्स को पूरा करने के लिए यूज़ में नहीं आएंगे. द मेंबर कैन आस्क टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम. अगर कंपनी को कुछ भी लॉस होता है तो सिर्फ जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसी हिसाब से उनको लॉस को बेयर करना
पड़ेगा। सपोज अक्षय इज़ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, ठीक है, अक्षय जो है शेयर होल्डर था कंपनी का, उसने होल्ड किया 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड ₹7 पर शेयर। उसने 2000 के शेयर 10 रुपीज़ वाले होल्ड किए थे, जिसमें से 10 रुपीज़ में से वो 7 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुका है। हिज लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉसेस आर कंपनी फेलियर टू पे डेब्ट्स कैन बी ओनली अप टू ₹6,000 द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर कैपिटल ₹3 पर शेयर ऑन 2000 शेयर हेल्ड इन द कंपनी। तो उसकी लायबिलिटी कितने रहेगी, क्योंकि 10 रुपीज़ में से वो 7 ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो उसकी अब यहाँ पे कितनी लायबिलिटी रहेगी, ओनली 3 रुपीज़ की। ओके, बियॉन्ड दिस ही इज़ नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टूवर्ड फॉर द डेब्ट्स और लॉसेस ऑफ द कंपनी। इसके अलावा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनी के लिए कि भाई अगर कंपनी को और लॉस होता है या कंपनी को और कहीं उधार होता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है उन लॉसेस को बेयर करने की। आफ्टर दैट कॉमन सील द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट्स थ्रू द बोर्ड ऑफ एक्ट्स थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही काम काज करते हैं हमारी कंपनी के लिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट with others by indicating the company approval through a common seal। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉमन सील किसकी लगती है, कंपनी की लगती है। द कंपनी सील इज़ द इनग्रेव इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑफिशियल सिग्नेचर। जैसे कि हम जैसे कोई हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे सिग्नेचर होते हैं तो वहाँ पे कंपनी की क्या होती है, सील लगती है, एक ऑफिशियल सिग्नेचर की फॉर्म में। एनी एग्रीमेंट विच डज नॉट हैव द कंपनी सील, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें कंपनी की सील नहीं है, पुट्स ऑन इट नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी, तो उस केस में हम कंपनी के ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि हाँ भी ये एग्रीमेंट लीगल है या फिर नहीं है। द लास्ट फीचर इज रिस्क बियरिंग। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर। जितनी भी रिस्क होती है सबके सब कौन बियर करते हैं, शेयर holders. This is unlike the case of sole proprietorship or partnership firm where one or few person respectively bear the losses। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में हमने देखा कि बस कुछ लोग ही होते हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी रिस्क बेयर होती है अब उनके बिजनेस की। लेकिन इस केस में, कंपनी के केस में, सारी की सारी रिस्क कौन बेयर करेगा, शेयर होल्डर्स। एंड in the face of financial difficulties, all shareholders in the company have to contribute to the debts to the extent of their share in the company capital। भाई लेकिन इस कंपनी के केस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स के ऊपर पूरी की पूरी रिस्क होती है, चाहे उन्होंने कितने भी शेयर्स कंपनी में लेकर के आए हों। द रिस्क ऑफ लॉस दस गेट स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। इसलिए क्या है, कंपनी की जितनी भी रिस्क होती है वह स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। जितनी भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब में क्या होती है, रिस्क पूरी की पूरी तरीके से फैल जाती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, this here we discuss the about the features of the company, but now in the next lecture we are going to read about the merits and limitations also. Okay, so thank you.